हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कल हमने किया था इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। मतलब इंटरनल इकोनॉमीज मतलब वो फ़ायदे जो आपको इंटरनल मतलब खुद की वजह से होते हैं, और इंटरनल डिस इकोनॉमीज वो होती थी जो नुकसान आपको खुद की वजह से होते थे। राइट, वो सेम पॉइंट्स थे बेसिकली। पहले जो चीज़ आपको अभी तक फ़ायदा दे रही थी, आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो आपको क्या देना शुरू कर देगी, नुकसान देना शुरू कर देगी। तो पहले आपको इकोनॉमीज हुई, देन आपको डिस इकोनॉमीज होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो अब हम करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज मतलब एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब फ़ायदे होता है, डिस इकोनॉमिक्स मतलब नुकसान। एक्सटर्नल मतलब किसी बाहर की वजह से, तो आपको किसी बाहरी वजह से फ़ायदे हो रहे हैं और नुकसान हो रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं। इकोनॉमीज़, ठीक। तो फर्स्ट सपोज करो हम जहाँ से माल ले रहे थे, सारी शू फैक्ट्रियाँ वहीं से माल ले रही थी। अब वहाँ पे ना उनको कहीं से सस्ता माल, अब क्या हुआ, जहाँ से सब लोग माल माल ले रहे थे, शूज़ का लेदर ले रहे थे, अब ना उन्होंने लेदर का रेट सस्ता कर दिया है। तो इसका फ़ायदा सिर्फ मुझे मिलेगा क्या? नहीं ना, इसका फ़ायदा सारी शूज़ कंपनी को मिलेगा जो कि वहाँ से क्या खरीद रही हैं, लेदर खरीद रही हैं। राइट, तो ये चीपर रॉ मटेरियल का फ़ायदा सारी कंपनीज को हुआ, तो ये फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को हुआ। राइट, ये फ़ायदा सिर्फ मेरे को नहीं हुआ या मेरे को अपनी वजह से नहीं हुआ, ये फ़ायदा मुझे हुआ है ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। राइट, रॉ मटेरियल चीप हो गया, या मशीनरीज के रेट कम हो गए हैं मार्केट में। राइट, तो वो मशीन मेरे को भी सस्ती मिली, बाकी और कंपनीज को भी सस्ती मिलेगी। तो ये फ़ायदा है जो कि मुझे एक्सटर्नल वजह से हुआ है। राइट, मैंने खुद कोई मेहनत नहीं डाली, ये फ़ायदा मुझे एक्सटर्नल कारण के, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हुआ है। सेकंड, अगला फ़ायदा टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, कोई रिसर्च वर्क चल रहा था। राइट, सपोज करो आप शू इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो। राइट, शूज़ के शूज़ बनाने की जो मशीनरी थी उस पर ना रिसर्च वर्क चल रहा था इंडिया में। राइट, और जब वो रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ तो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी निकल के आई। राइट, तो उसका फ़ायदा क्या सिर्फ मुझे मिलेगा? नहीं, उसका फ़ायदा सारी शू फैक्ट्रियों को मिलेगा। तो अगेन ये फ़ायदा मेरे को खुद की वजह से नहीं हो रहा है, जो ये नई टेक्नोलॉजी मिली है ये मुझे खुद की वजह से नहीं मिली है, ये मिली है ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। राइट, तो रिसर्च वर्क हुआ है जिसने मुझे भी फायदा दिया है। राइट, विच बेनिफिटेड अस ऑल्सो। नेक्स्ट फायदा इज डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। अब क्या होता है, जैसे सपोज करो मार्केट में आईटी कंपनीज बढ़ रही है। राइट, आईटी कंपनीज बढ़ गई है। तो आईटी मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड। राइट,
आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो जो बच्चे अब पास आउट करेंगे, जो बच्चे 12th पास आउट करेंगे, उनको लगेगा कि यार आईटी इंडस्ट्री तो काफ़ी बढ़ रही है, तो फ्यूचर में आईटी सेक्टर में, राइट, ये जो कंप्यूटर साइंसेस सेक्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लोग अपनी पढ़ाई ना उसी तरफ, मतलब लोग कौन सी वाली पढ़ाई करेंगे, जिस पढ़ाई से उन्हें क्या मिल रही है, जॉब मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे, राइट। तो हम क्या देखते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री बढ़ रही है किसी कंट्री में, राइट, कंप्यूटर फैक्ट्री बढ़ रही है, तो आपको लेबर भी वैसे ही मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपको स्किल्ड वर्कर मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वर्कर को भी पता है कि अगर मैं, जैसे देखो ना, जो 12th पास बच्चे हैं उन्हें पता है कि हाँ आईटी सेक्टर में ग्रोथ अच्छा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीटेक करने जाते हैं, राइट, कंप्यूटर साइंसेस से बीटेक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनी में हम प्लेस हो जाएंगे, राइट। तो जब कोई इंडस्ट्री बढ़ती है तो उसी हिसाब से आपको स्किल्ड लेबर भी मिलती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा क्या आपको खुद की वजह से हुआ था? नहीं, ये एक ट्रेंड देख के स्टूडेंट्स ने क्या करा, अपनी पढ़ाई उसी तरफ की। कौन सी तरफ? कंप्यूटर साइंसेस वाली पढ़ाई की। तो जिसका फ़ायदा आपकी कंपनी को भी मिल गया, आपको भी क्या मिल गई, स्किल्ड लेबर मिलने में आपको आसानी हो जाएगी। तो लेबर डेवलप their skill according to growing इंडस्ट्री। ओके, अगला फायदा, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री। एंसिलरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? रिलेटेड। जैसे सपोज करो टाटा ने कार बनाने की फैक्ट्री लगाई गुजरात में, राइट, कार बनाने की फैक्ट्री लगाई गुजरात में। जिस दिन वहाँ पे कार बनाने वाली फैक्ट्री लग गई ना, उस दिन क्या होगा, उसके अगल बगल ना बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और लगनी शुरू हो जाएंगी। किस चीज़ की? जैसे अब देखो, टाटा कार बनाती है, राइट, तो कार बनाने का मतलब क्या हुआ, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या बनाती हैं, पूरी की पूरी कार बनाती हैं, सीट कवर भी बना रही है, टायर भी बना रही है, नहीं, वो सिर्फ इंजन बनाती है, राइट। बाकी इंजन बना दिया उन्होंने, बाकी वो शीशे जो मिरर्स होते हैं कार के, वो बाहर से खरीद लेते हैं, कार सीट्स बाहर से खरीद लेते हैं, ठीक है। और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह हैं जो लगते हैं, वो सब बाहर से खरीद लेते हैं, सीट कवर्स बाहर से खरीद लेते हैं, राइट। तो टाटा सिर्फ कार का इंजन बना रही है, राइट, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें कार पे लग रही हैं वो सब वो बाहर से खरीद रही हैं, ठीक है। तो टाटा ने, देखो ना, सिर्फ कार का प्लांट लगाया था, राइट, बगल में मिरर की फैक्ट्री भी खुल गई जो कार के लिए मिरर्स बनाएगी, जो साइड में मिरर्स लगे होते हैं, रेयर व्यू मिरर्स, राइट, कार के शीशे लगे होते हैं, पीछे लाइटों के पीछे भी शीशे लगे होते हैं। तो अब टाटा वो शीशे इस कंपनी से खरीद लेगी। टायर्स खुद तो नहीं बनाएगी ना, राइट, तो टायर भी वो अपोलो वगैरह से खरीद लेगी, तो यहाँ पे टायर की फैक्ट्री भी लग गई, ठीक है। कार सीट्स भी बाहर से खरीदेगी, तो कार सीट की फैक्ट्री भी यहाँ पे लग गई। तो हमने देखा एक फैक्ट्री के लगने से, कार फैक्ट्री के लगने से बहुत सारी रिलेटेड फैक्ट्रियाँ भी वहाँ लग रही हैं। तो इन्हीं रिलेटेड फैक्ट्रीज को हम बोलेंगे एनिसिलरी इंडस्ट्री, राइट, एनिसिलरी फैक्ट्रीज। तो ये कार तो थी मेन, बाकी ग्लास हो गए, स्क्रू हो गए, ठीक है, टायर्स हो गए, ठीक, और कार सीट, राइट। तो ये सारी फैक्ट्रीज, ये तो मेन फैक्ट्री, मेन हो गई, मेन इंडस्ट्री। ये हो गई आपकी एंसिलरी इंडस्ट्री, या फिर हम बोलेंगे रिलेटेड इंडस्ट्री।
तो रिलेटेड इंडस्ट्री के लगने से टाटा को ही फायदा है ना। कैसे? उसको मिरर लेना है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आसपास ही फैक्ट्री है। टायर लेने हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आसपास ही फैक्ट्री है। ओके, अगला फायदा, बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई इंडस्ट्री बढ़ती है, जैसे किसी पर्टिकुलर जगह पे शू फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं, राइट, तो वहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स को पता है कि यहाँ पे फैसिलिटी देके यहाँ पे गाड़ी चला के फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे काम मिलेगा। भाई जूते बनेंगे तो मार्केट तक भी जाएंगे, राइट, रॉ मटेरियल भी लाना होगा जूतों का, राइट, तो बहुत सारे उनको काम मिल जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा जो वहाँ पे सारी शू कंपनी है उन सबको मिलेगा। तो ये फ़ायदा क्या किसी पर्टिकुलर शू कंपनी को मिल रहा है अपनी वजह से? नहीं, ये फ़ायदा आपको मिल रहा है कि औरों की वजह से, राइट, किसी ड्यू टू आउटर रीजन। ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा एक्सटर्नल इकोनॉमी में। तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी ड्यू टू growing industry ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपको चीप ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अब आ गई हैं, आपके पास कमी नहीं है, राइट। तो जब बहुत सारी कोई चीज़ की फैसिलिटी ज़्यादा होती है तो आपको वो चीप पड़ती है, क्योंकि अगर एक ही ट्रांसपोर्टर होगा तो उसके तो भाव बड़े होंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को और काम भी है। जब बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हो जाएंगे तो आपको ईजिली ट्रांसपोर्टर मिल जाएगा एट चीपर रेट्स, राइट। अब एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, राइट, सपोज करो लेबर, सारी कंपनियों को, सारी जो फैक्ट्रीज थी उनको अब लेबर महंगी मिलने लग गई, राइट। अभी तक लेबर सस्ती पड़ रही थी बट अब लेबर ने अपने रेट हाई कर दिए हैं। तो जब लेबर रेट हाई करेगी तो उसको नुकसान सिर्फ मेरे को नहीं होगा, बाकी और कंपनियों को भी होगा, राइट। तो इसलिए वो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी, वो वाले नुकसान जो सबको होते हैं, कॉमन। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आई कि शू इंडस्ट्री के ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई, सबके ऊपर अप्लाई होगी, तो ये नुकसान भी सबको होगा। तो ये भी क्या हो गया, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। और भाई जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगेंगी उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी तो फैलेगा, राइट। तो पोल्यूशन कर्ब करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार आपसे कुछ पैसा मांगेगी, राइट। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा फैक्ट्री लगती जाएंगी आपकी पोल्यूशन कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हाई पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, और फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा था बट अब फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कम हो गई। अब ट्रांसपोर्टर्स के दिमाग खराब हो जाएंगे, अब उन्हें लगेगा कि यार हमारी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, फैक्ट्रियां कम है, तो अब हम अपना मन माना पैसा वसूल सकते हैं, राइट। तो हमने देखा एक सर्टेन टाइम के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक। तो ये हो गई आपकी डिस इकोनॉमीज। इसके बाद है
इस चैप्टर 3 के जो यूनिट 1 है उसका लास्ट टॉपिक रहता है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, याद है हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, तो ये है सेम एज इंडिफरेंस कर्व, बस फर्क ये होता था इंडिफरेंस कर्व होता था कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि उसकी कोशिश होती थी कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिले, फायदा मिले, राइट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, जबकि जो ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन है इंडिफरेंस कर्व की तरह ही है, बट बस इंडिफरेंस कर्व याद करो हमने किया था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम करेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एंड दिस फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोड्यूसर को कहाँ पे कहाँ पे इक्विलिब्रियम अराइव होगा, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकूं, राइट। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, समझ आया? ओके, अब अगर मुझे अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं, प्रॉफिट मतलब ये पाई, ठीक है, अगर मुझे ये मैक्सिमाइज करनी है, प्रॉफिट मतलब ये पाई, राइट, अगर मुझे ये पाई मैक्सिमाइज करनी है, ये बढ़ानी है, तो दो तरीके हैं, या तो सेल प्राइस बढ़ा दो या फिर कॉस्ट क्या कर दो, कम कर दो। ठीक, ठीक है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। एक दुकानदार अपने प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता है, या तो वो अपना सेलिंग प्राइस ज्यादा रखे, राइट, या फिर वो अपनी जो लागत है वो कॉस्ट कम से कम कर दे, क्योंकि हमने पढ़ा था जब कॉस्ट कम होती जाएगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। देखो ना, याद करो, ये रफ बता रही हूं। सेलिंग प्राइस है 20 रुपया, अगले में भी 20 रुपया, यहाँ पे कॉस्ट थी 10, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था, सेलिंग प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितना आपकी सेलिंग प्राइस थी, जितने में आप सामान बेच रहे हो माइनस जो आपकी लागत है। ठीक है, बेच रहे हो 20 का, लागत है 10 की, तो प्रॉफिट मार्जिन हो गया 10 का। अब मुझे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, तो कॉस्ट और कम कर दो, 8 रुपये कर दो, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, 12 का। ठीक, या फिर प्रॉफिट बढ़ाने का अगला तरीका है, अगर आपकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती, 10 ही रह सकती है, तो आप सेलिंग प्राइस भी बढ़ा सकते हो, 25 कर दो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा फिर, 15 रुपीज। ओके, चलो, तो प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो कॉस्ट कम कर दी जाए या सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इससे हमें पता चलता है कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है। एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता था, जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, राइट। और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो रहा है, राइट, वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन किसका इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, और इंडिफरेंस कर्व किसका इक्विलिब्रियम शो करता था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शो करता था। ओके,
तो बिल्कुल प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन सेम है जैसा हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, बिल्कुल सेम है, बस इंडिफरेंस कर्व होता था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे कुछ डेफिनेशन है। आइसोक्वेंस, आइसोक्वेंट क्या होता है? It is a curve representing different combination of inputs which are capable of producing same level of आउटपुट। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में यूज कर रही हूं मैं, बट आउटपुट क्या रह रहा है? हर बार सेम रह रहा है। देखते हैं। आइसोक्वेंस याद करो, बिल्कुल सेम है। इसको पहले लिख लीजिए। ऑल्सो आइसोक्वेंस को हम और नामों से भी जानते हैं, वो क्या है? इक्वल प्रोडक्ट कर्व, isoproduct curve, product indifference curve। याद करो, जब हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था तो हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, राइट? एक एग्जाम्पल पे हमने लिया था क्लोथ एंड वीट, ठीक है, क्लोथ एंड वीट। तो मैंने देखा था कि अगर मुझे वीट ज़्यादा चाहिए होता था तो मुझे क्लोथ क्या करना पड़ता था? मुझे क्लोथ सैक्रिफाइस करना पड़ता था, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोलते थे इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे हम बोल रहे हैं आइसोक्वेंस। याद करो, इंडिफरेंस कर्व ऐसा बना था हमारा, बहुत सारे पॉइंट होते थे। ये इंडिफरेंस कर्व है मेरा, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी, ये डी। अगर मैं आपसे इस इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स की बात करूं, कौन सा पॉइंट ज़्यादा बेटर है, डी या ए? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? सारे प्रोडक्ट सेम लेवल, सेम, सारे पॉइंट्स, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे सी, चाहे डी, सारे पॉइंट्स आर गिविंग मी द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट? क्योंकि यहाँ पे भी सेम पैसा लग रहा है, यहाँ पे भी सेम पैसा लग रहा है, यहाँ पे भी सेम लग रहा है, यहाँ पे भी सेम लग रहा है। मतलब सारे कॉम्बिनेशन खरीदने में मुझे 20-20 हज़ार रुपये लग रहे हैं। यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, ठीक है। तो मैं बोलती थी कोई भी पॉइंट दे दो, बेटर है, राइट? सभी बेटर हैं, ओके। तो आई वॉज इनडिफरेंट, राइट? इनडिफरेंट मतलब मैं कोई पार्शियलिटी नहीं थी। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए होता है आइसोक्वेंस। आइसोक्वेंस मतलब पूरे जो कर्व है उसमें किसी भी पॉइंट पे बात कर लें, राइट, सारे पॉइंट पे इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। इसको इसीलिए उसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते थे, या फिर प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोला जाता है। प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, ओके। जैसे वहाँ पे हमने क्लोथ और वीट का एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास पैसा था, उस पैसे को हमें खर्च करना है, कंज्यूमर ने खर्च करना है वीट और क्लोथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने अपना पैसा खर्च करना है, तो प्रोड्यूसर अपना पैसा किस चीज़ पे खर्च करेगा? रॉ मटेरियल खरीदने में, राइट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदने में। तो देखते हैं, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक है फैक्टर एक्स, एक है फैक्टर वाई। सपोज कर लो फैक्टर एक्स है क्या?
कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदना है, कैपिटल, और फैक्टर वाई कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदना है, लेबर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदने हैं किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, राइट। तो कैपिटल और लेबर। ठीक है, अब उसने फैक्टर एक्स लिया 2 यूनिट्स और फैक्टर वाई लेबर ली 12 यूनिट्स। तो आउटपुट कितना बन रहा है, 1000 यूनिट्स। ओके, अगला कैपिटल हायर करी 4 यूनिट्स और लेबर हायर करी 8 यूनिट्स, तो भी कितनी यूनिट्स बन रही हैं, 1000 यूनिट्स। सी, अब उसने कैपिटल और बढ़ा दी, 6 कर दी, लेबर कर दी 6, तो भी कितने यूनिट्स बन रही हैं, 1000 यूनिट्स। डी, कैपिटल और बढ़ा दी है, लेबर कम कर दी है, तो अभी भी कितना यूनिट्स बन रही हैं, 1000 यूनिट्स। तो हमने देखा कैपिटल बढ़ता गया, सॉरी, हमने देखा कि जो यहां पे वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसने फैक्टर एक्स क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और फैक्टर वाई क्या हो गया है, घटा दिया है। पर फैक्टर्स जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल वो बढ़ा रहा है, लेबर वो कम कर रहा है, उससे आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हर बार आउटपुट कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, 1000, राइट। तो हमने देखा, अब मैं इसको प्लॉट कर देती हूं। टू 4 6 8 2 4 6 8 10 12। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब रखना शुरू करो फैक्टर एक्स, एक्स एक्सिस में एक्स फैक्टर रख दिए हैं हमने, और यहां हमने रख दिए हैं फैक्टर वाई। ओके, तो चलो देखते हैं। फैक्टर एक्स है 2 और वाई है 12। फिर फैक्टर एक्स है 4 और वाई है 8। फिर फैक्टर एक्स है 6 और वाई है 6, दोनों 6 हैं। तो ये पॉइंट्स। उसके बाद फैक्टर एक्स है 8 और फैक्टर वाई है 4। अगला पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जैसे वहां पे इंडिफरेंस कर्व आता था, यहां पे मेरे पास आ गया क्या, आइसोक्वेंस। ठीक है, अब ये पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट था ये, 212। ये वाला पॉइंट था मेरा, ये था 4 8। ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा था, सी 6 6। ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा था, डी 8 4। ठीक है, चाहे ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, प्रोड्यूसर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पे भी वो कितनी यूनिट्स बनाएगा, 1000 यूनिट्स। बी पे भी ही विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट्स, सी पे भी 1000, डी पे भी 1000, राइट।
तो कोई भी पॉइंट दे दो, ही इज इनडिफरेंट, राइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर लेवल पे एक ही यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, कितनी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं. ओके, ठीक. अब देखो, अगर वो ये वाले पॉइंट पे आए, तो इसका मतलब y फैक्टर तो वो यूज कर रहा है 12 और x फैक्टर वो कितना यूज कर रहा है 1. तो इसको मैं दे देती हूँ ना 1 and 12. ओके, ये वाला पॉइंट. एक और इसी के पैरेलल, अब वो इस पॉइंट पे आ रहा है, राइट. इसका मतलब ये एक और इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, एक और इंडिफरेंस कर्व. वो y फिर से यूज कर रहा है 12, बट इस टाइम वो x कितना यूज, y तो 12 ही है, x कितना यूज हो रहा है 7. ठीक है, तो ये तो एक इंडिफरेंस कर्व है. कुछ इंडिफरेंस कर्व नीचे भी तो लाई कर सकते हैं और कुछ इंडिफरेंस कर्व ऊपर भी लाई कर सकते हैं, राइट. नीचे लाए होने का मतलब क्या है, हमें पढ़ा भी था. नीचे लाए होने का मतलब क्या है कि अब आप ने जो आपका पैसा था वो कम कर दिया है. तो देखो ना नीचे फिर कैसा पॉइंट आ रहा था, y तो 12 ही यूज हो रहा था, बट x कितना हो रहा था 1. ठीक है, और अगर मैं बढ़ा दूं बजट को तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी दोनों चीजें बढ़ जाएंगी. अगर एक सेम भी रही तो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं और ज्यादा हायर कर सकती हूँ, राइट. एनीवेज, इसको छोड़ो. तो ये तो था मेरे पास आइसोक्विंस. अब है, अगर ऐसा आ जाए एक और कर्व, तो इसका मतलब अब मैं 1000 यूनिट्स से ज्यादा बना सकती हूँ, हायर प्रोडक्शन. क्योंकि ये ऐसा पॉइंट था, अगर मैं इसमें यहाँ की बात करूं, तो फैक्टर y तो 12 ही यूज हो रहा है, बट फैक्टर x कितना यूज हो रहा है 8. ठीक है, तो जब ज्यादा से ज्यादा मैं लेबर और कैपिटल हायर करूंगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी तो ज्यादा ही होगा. और अगर नीचे की बात करूं, एक कर्व नीचे आ रहा है, इस पॉइंट की बात करूं तो फैक्टर y तो हो रहा है 12, बट फैक्टर x हो रहा है 1. तो इसका मतलब मैंने इनपुट कम कर दिया है ना, फैक्टर x का जो यूज है वो कम कर दिया है, तो मेरा प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम. तो अगर मैं इस लोअर इंडिफरेंस कर्व की बात करूं तो इसका मतलब कम प्रोडक्शन होगा, लेस प्रोडक्शन. और अगर मैं हायर इंडिफरेंस कर्व की बात करूं तो मोर प्रोडक्शन. ओके, चलो. तो ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व. फिर हम इसको अब बाद में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच.